बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। नील्स का बोर मॉडल आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जनरल साइंस की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है अगर कोई कंपटीशन दृष्टि से इसे पढ़ रहा है तो। दूसरी चीज़, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बुक्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, वही पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं। तो आपको लगे कि आपके पास बुक्स हैं तो इसे नोट करने की आवश्यकता बच्चों बिल्कुल नहीं है। आपको इस वीडियो से आप केवल इसको समझिएगा, ठीक है। और आज सबसे पहले अपन आंसर देंगे कि गोल्ड फॉइल आखिर रदरफोर्ड ने क्यों ली, और यहाँ से एल्यूमिनियम अदरफॉइल जो है उसने क्यों नहीं ली। आइए पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन यहाँ ड्रॉप किया था कि आखिर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल क्यों ली थी। ऐसा क्या था कि उसने केवल सोने की ही पन्नी ली। अगर मान लीजिए यहाँ से वो गोल्ड फॉइल नहीं लेके, सोने की पन्नी नहीं लेके, अगर वो किसकी पन्नी लेता, एल्यूमिनियम की लेता, तो इसके एक्सपेरिमेंट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता, क्या होता अगर वो एल्यूमिनियम की पन्नी यहाँ से ले लेता। तो यही अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं एक बार को, फिर उसके बाद हम आगे का चैप्टर यहाँ से पढ़ेंगे, देखेंगे बच्चों स्टूडेंट्स। तो था क्या यहाँ पे कि रदरफोर्ड ने अगर एल्यूमिनियम और गोल्ड, इनमें से अगर अपन अंतर करें, गोल्ड को हम लिखते हैं AU, एल्यूमिनियम का परमाणु सोने की तुलना में हल्का होता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है और गोल्ड क्या होता है, परमाणु उसका भारी होता है। क्यों होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक केवल कितना है, 13 है, अर्थात इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, जबकि गोल्ड का जो परमाणु क्रमांक है वो एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दूं। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 20, 24, 30, 40, 50 तक में ना होके 50 से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से गोल्ड का परमाणु क्या होता है, भारी होता है। भारी परमाणु होने की वजह से हुआ क्या, जैसे ही अल्फा पार्टिकल, अगर मान लीजिए हम यहाँ से, चलिए एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, हुआ क्या, गोल्ड का पार्टिकल भारी था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे क्या है इसके अंदर, प्रोटॉन है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे आके क्या करते हैं, आकर अटैक करते हैं। अगर मान लीजिए प्रोटॉन यहाँ पर कम होंगे, अगर नाभिक में प्रोटॉन क्या होंगे बच्चों, कम होंगे, तो आने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो उतने प्रतिकर्षण महसूस नहीं कर पाएगा, उतना ज्यादा उस पर प्रतिकर्षण बल नहीं लग पाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है और एक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 100 है, तो आप खुद ही मुझे बताइए, यहाँ पर खुद सोच कर देखिएगा कि जो आने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो ज्यादा विक्षेपित कहाँ से होगा। ये जो अल्फा पार्टिकल जो होगा यहाँ से ज्यादा विक्षेपण किस में होगा, जहां पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने से फर्क यही पड़ा कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने से जो आने वाले जो अल्फा पार्टिकल है वो ज्यादा विक्षेपित हो पाए। अर्थात अगर बीच में प्रोटॉनों की संख्या कम होती तो वहां से अल्फा पार्टिकल उतना प्रतिकर्षण, उतना रिपल्शन महसूस नहीं करते और रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो उतना सफल नहीं हो पाता। बस कारण क्या था, इसके बीच में परमाणुओं की संख्या। और धातु सोना क्यों लिया, बाकी प्लैटिनम भी लिया सकता था, क्योंकि जो सोना है अपना ये लचीली धातु में आ जाता है, इसका पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं, तो इस वजह से इसने सोने को ले लिया था यहाँ से। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम जो है वो हल्का था, सोना भारी था, भारी होने की वजह से ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस कर पाए अल्फा पार्टिकल यहाँ से, और विक्षेपण ज्यादा हो पाया, आसानी से प्रयोग के हम तथ्य देख सके। अब हम देख रहे हैं कि रदरफोर्ड के में जो कमियां रह गई थी, कि आपको ध्यान दिला दूं, रदरफोर्ड की में कमी क्या रह गई थी कि अगर यहाँ से अगर अपने पास नाभिक ये बीच में है और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसका पथ कैसा होता है, वो इस तरह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोएगा और बीच में नाभिक में आकर गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसका उत्तर किसने दिया, इसका उत्तर दिया नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए जो दूसरा हमारे पास मॉडल आया वो कौन सा था, नील्स बोर का मॉडल। तो बच्चों हम चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी कमियों को दूर करने वाला नील्स बोर का मॉडल। देखिए यहाँ से नील्स बोर की परिकल्पना 1913 में नील्स बोर ने अपनी
परिकल्पना दी थी। यहाँ से क्या दिया उसने, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान कर लीजिएगा कि नील्स बोर का मॉडल किसके लिए दिया गया था, वो दिया गया था ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन एटम मतलब वह एटम जिसके अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो। और हाइड्रोजन आप जानते हैं हाइड्रोजन में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है। तो ये ध्यान, सबसे पहली चीज तो ये है कि नील्स बोर का जो अपने पास मॉडल था वो किसके लिए दिया गया, जिन परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ से, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स क्या हुआ इसकी परिकल्पना का मतलब, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, जहां आवेशित कण क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बस इतनी सी बात है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब न्यूक्लियस जो है, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसने ये क्या, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि सेंटर में प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, देखिए यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या था, हमने यहाँ से एक चीज आपको याद होगी कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन था वो अगर निश्चित ऊर्जा के यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा है तो ये नाभिक में गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी को खत्म करेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। अब यहाँ से नील्स बोर ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कहता है नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं। बच्चों यहीं से अपना आंसर सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले पथ में गति करता है। यही था इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करता है, ये देखिए यहाँ से, ये तो हो गया अपना नाभिक, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षा में जो गति कर रहा है, ये जो कक्षा है इलेक्ट्रॉन की, ये वाली जो कक्षा है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ आपके सामने, ये एक बना दी हमने, ये कैसी है, निश्चित त्रिज्या की। निश्चित त्रिज्या अर्थात इसकी नाभिक से जो दूरी है वो क्या है, निश्चित है, डेफाइनेट है। और इसकी एनर्जी मतलब इसकी ऊर्जा, इसकी एक तो त्रिज्या अपने पास, एक तो क्या होगी बच्चों इसकी त्रिज्या और दूसरी क्या होगी इसकी ऊर्जा। मतलब एक तो त्रिज्या और दूसरी क्या होगी इसकी ऊर्जा, दोनों ही क्या होती है, निश्चित होती हैं। और यही निश्चित ऊर्जा व पथ वाले पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो आपके सामने बना हुआ है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, कोश कह सकते हैं। इसको हम 3-4 नाम इसको दिए गए। निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। क्या क्या नाम दिए, पहला नाम क्या दिया, कक्षा, दूसरा नाम क्या दिया, कोश, और तीसरा नाम क्या दिया, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये जो जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसके 3 नाम है अपने। क्या क्या नाम है, पहला कक्षा, दूसरा कोश या तीसरा ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि यहाँ पर या तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट कहेंगे या एनर्जी लेवल कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको वर्ड्स हम वो भी देख लेते हैं। या तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिट, ये लिखा हुआ अपना ऑर्बिट, ऑर्बिट कहेंगे, या क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल। हिंदी में क्या कहेंगे इनको, मतलब किस चीज को बात कर रही है मैडम, ये वाला जो हमने बनाया है ये वाला है ना, इसको हम या तो ऑर्बिट कहेंगे या एनर्जी लेवल कहेंगे। तो या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, कोश कहेंगे या फिर ऊर्जा स्तर कहेंगे। कैसे होते हैं इनकी, निश्चित तो त्रिज्या होती है और ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इस कक्षा की ऊर्जा मैच हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन और इस कक्षा की ऊर्जा निश्चित होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा नहीं। तो यहाँ से अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक में ना गिरने का कारण क्या है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में ना गिरने का कारण क्या है, उस कक्षा को त्रिज्या का निश्चित होना और ऊर्जा का निश्चित होना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किससे मैच हो गई है, वो इस वाली शेल से मैच हो गई है। इसको हम ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या फिर इसको हम शेल भी कह सकते हो बच्चों, SHELL। ठीक है, शेल भी कह सकते हो इसको आप, ऑर्बिट भी कह सकते हो और एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम यहाँ से।
देखो यहाँ से थर्ड पॉइंट अपना क्या है, यह कक्षा नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है जिन्हें n से दर्शाते हैं। देखिए अभी भी हमने बात की थी, देखिए यहाँ से ये तो नाभिक हो गया और ये कक्षा कौन सी हो गई, फर्स्ट। देखो इसके बाद ये कौन सी है, सेकंड, फिर कौन सी है, थर्ड, फिर कौन सी है, फोर्थ। दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ से ये वाली तो फर्स्ट है, अपना फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है। देखिए वापस से देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बार और देखिएगा यहाँ से ये कक्षा कौन कौन सी है, एक तो है कौन सी, ये फर्स्ट, ठीक है, फिर कौन सी है सेकंड, फिर कौन सी है थर्ड, फिर कौन सी है फोर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पहला अपने पास सर्किल आ रहा है ये नाभिक के चारों ओर, ये कैसी है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, समकेंद्रीय मतलब एक केंद्र के चारों ओर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4। इस एन बराबर 1 को हम एक नाम और देते हैं के शेल, एन बराबर 2 क्या बोलते हैं, एल शेल, इसी तरह से 3 को एम शेल और 4 को एन शेल। शेल का मतलब क्या है, कोश। फिर से बता रही हूँ, इसको हम कोश भी कह सकते हैं, इसको हम कक्षा भी कह सकते हैं, इसी को हम ऊर्जा स्तर कह रहे हैं इंग्लिश में, इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, इसको शेल भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट जो अपनी कक्षा होती है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एल से करते हैं, थर्ड को एम से और फोर्थ को एन से। तो के एल एम एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। देखते हैं यहाँ से, अब अपन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से बच्चों बड़े रूप में और दिखा रखा है और आपको वहां से क्लियर नहीं हुआ हो, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जो बीच में क्या है ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है अपनी कक्षा है, जो कौन सी है फर्स्ट, फिर उसके बाद कौन सी है सेकंड, फिर थर्ड, फिर और ये फोर्थ, ठीक है। इसको हम के कह रहे हैं, एल भी कह रहे हैं, एम भी कह रहे हैं और एन को कह रहे हैं। ध्यान रखना फर्स्ट वाली जो नाभिक के सबसे पास होती है 1 होती है, जो उसके बाद होती है वो 2 एल होती है और 3 वाली एम होती है और 4 वाली क्या होती है, वो एन होती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। फोर्थ है अपना, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। चलिए इसको अपन किससे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ये जो न्यूक्लियस था, देखो इसमें एक तो मैंने फर्स्ट बना दी और एक इसके लास्ट में बना दी, ठीक है, और ये अपन ने एक और बना दी इस तरह से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 1 2 3 और ये फोर्थ बना दी। अब आप बताओ सबसे पहले पास वाली कौन सी है, 1, सबसे दूर कौन सी है, 4, सबसे पास कौन सी है फर्स्ट, सेकंड कौन सी, लास्ट दूर कौन सी है 4। तो वो कह रहा है जैसे जैसे n की वैल्यू जैसे जैसे 1 2 3 4 बढ़ता जाता है, वैसे सबसे दूर कौन सी है, चौथे नंबर की तो है और फर्स्ट नंबर की सबसे पास है। जैसे जैसे ये जो कक्षाएं हैं ये नाभिक से क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स जो कक्षा नाभिक के सबसे पास होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट की, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2 की, उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3 की। इस तरह से होगी, अर्थात जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। पहले वाले की एनर्जी सबसे कम, लास्ट वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा। चलो मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों कि पहले वाले की एनर्जी कम होती है और दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा। देखो यहाँ से ये आप डायग्राम देख रहे हो, जो अपन फर्स्ट जो अपन ये पास कक्षा देख रहे हैं, पहला जो अपने पास अपन एनर्जी लेवल देख रहे हैं, मैंने इससे कहा कि इसकी ऊर्जा जो होती है वो सबसे कम होती है। ऊर्जा क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कारण क्या होता है, क्योंकि नाभिक की क्या होती है, पास होती है, जिस वजह से नाभिक क्या करता है, इस वाली कक्षा को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। भाई जो जितना ज्यादा पास होगा उसको क्या कर सकता है, खींचा जा सकता है। यहाँ पर आकर्षण ज्यादा लगने के कारण यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकल जाती है और इसी आकर्षण की वजह से यहाँ पर ऊर्जा इस कक्षा की कम हो जाती है, जबकि ये वाली कक्षा सबसे दूर हो जाती है नाभिक से, तो यहाँ आकर्षण उतना नहीं लग पाता नाभिक का, इसीलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है और इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं, आपसे पूछे कोई एटम में कितने एनर्जी लेवल होते हैं, किसी एक परमाणु में ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है, तो बच्चों ऊर्जा स्तरों की संख्या 4 नहीं होती। मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई सा भी एटम हो, अगर ऊर्जा स्तरों की संख्या पूछी जाए तो ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, किसी भी परमाणु में ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। केवल 4 दिखा रखी है, 1 2 3 4, 5वीं भी होती है, 6ठी भी होती है, 7वीं भी होती है, 8वीं भी होती है। इट मीन्स 9 10 11 12 और लास्ट कहाँ चला जाएगा बच्चों, अनंत तक चला जाएगा। आप कहोगे मैडम अनंत वाली जो अपने पास कक्षा है उसकी ऊर्जा क्या होगी,
तो ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो अनंत वाली जो ऊर्जा स्तर होगा उसका ऊर्जा बच्चों 0 होती है। क्या होती है, 0। अर्थात जो लास्ट में जो अपने पास कक्षा आएगी उसकी ऊर्जा कैसी होती है, 0 होती है। अर्थात सबसे अधिक मान ऊर्जा का किसी एटम में किसी कक्षा के लिए वो कितना हो सकता है, 0 होगा। अर्थात जो अनंत वाली, ये वाली मैंने बना दी, ये कैसी है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है, अनंत ऊर्जा स्तर है। कौन सा है ये, अनंत है। इसकी ऊर्जा कितनी है, 0 है। और 0 से कम कितना होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी ऊर्जा स्तर आ रहे हैं सभी की ऊर्जा किस में होती है, माइनस में होती है। कभी भी परमाणु की कक्षाओं का जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव नहीं होगी, वो सारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 4 नहीं होते, ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, अनंत होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो अपन इसमें बिंदु पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो बुक में जो बिंदु हैं वही आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो ऐसा जरूरत नहीं होगी कि आप इसमें से नोट्स बनाएं, आप डायरेक्ट इसमें से है ना इसको पढ़ भी सकते हो। जैसे आपने वीडियो चलाया तो आप पहले इसको क्या कर लीजिए, समझ लीजिए आसानी से। बाकी नोट करने की बात आती है, बुक के जो आपके पॉइंट्स हैं, बुक के जो आपके पॉइंट है इस चैप्टर के, वो आपके वही पॉइंट लिए गए हैं जो आपकी बुक में है। बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, केवल अपन इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन केवल वीडियो से डायरेक्ट इसको समझें, नोट उस वक्त मत करो। आप जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप कुछ भी नोट मत करो, नोट करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके सारे बिंदु जो है ना वो आपकी किताब में है। ठीक है बच्चों, तो आप परेशान नहीं हो कि नोट करें, क्या करें नहीं करें, तो नोट होने के लिए परेशान मत होइएगा। तो आपको ये 4th पॉइंट भी समझ में आ गया, इसका क्या है। अपन यहाँ केवल जो आपकी बुक्स में जो पॉइंट लिखे हुए ना बोर मॉडल के, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बस समझ में आ जाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। चलिए अब अपन चलते हैं अपनी 5th पॉइंट। देखिए 5th पॉइंट क्या कहता है अपना, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr nh/2 पाइया इसका गुणक होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, किताब में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, लेकिन अपने को क्या करना है, समझना है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये पॉइंट्स आपकी बुक में एज इट इज हैं, इसीलिए यहाँ से नोट करने के लिए परेशान मत होइएगा। बुक के पॉइंट एज इट इज है, केवल अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि अपने को समझ अच्छे से आ जाए। देखो सबसे पहली बात तो हम संवेग की बात करते हैं। संवेग क्या होता है बच्चों, संवेग मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं किससे रिप्रेजेंट होता है, पी से। और संवेग होता है P बराबर m गुणा v। और m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान और v क्या होता है, वेग। तो P बराबर mv जो होता है ये क्या होता है, अपना संवेग होता है। अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं ये संवेग होता है बच्चों, अगर केवल एक सीधी रेखा है, क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधे पथ में गमन कर रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं, स्पेस वहां पे कम है तो यहाँ समझ लेते हैं। तो अपन 5th पॉइंट समझ रहे हैं, किस चीज को समझ रहे हैं, हम पहले संवेग को समझ रहे हैं। संवेग के बाद हम किसको समझेंगे, कोणीय संवेग को समझेंगे। तो संवेग में होता क्या है, मान लीजिए आप हैं यहाँ खड़े हैं और आपको सीधा पथ मिला हुआ है, ये सीधी सड़क जा रही है, आपका संवेग क्या होगा, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे आप, m गुणा v। तो रेखीय पथ पे क्या निकालते हैं हम, संवेग। अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। लेकिन हमारे पास शब्द क्या आया है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ से कि कोणीय संवेग क्या चीज है। देखिए कोणीय संवेग की हम बात करें, यहाँ से शब्द अपन ले लें, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग में होगा क्या, कोण कब बनेगा, देखिए अपन जैसे मान लीजिए ये नाभिक है और ये अपना परमाणु है, पथ कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहां से लेकर यहां तक की आपने बात करी है, क्या है, इसकी त्रिज्या है। ये आपने यहां से इसको मिला दिया, ये क्या बन गया, थीटा कोण बन गया। ये क्या बन गया, थीटा कोण बन गया। तो मैं आपको बता दूं संवेग किस पे होता है, रेखीय पथ पे होता है, मतलब सीधे पथ पे क्या होता है, संवेग। लेकिन जब पथ कैसा हो जाए, वृत्ताकार हो जाए, कैसा पथ हो जाए, वृत्ताकार, तो उसको क्या कहते हैं हम, कोणीय संवेग। हमारे पास m और v तो था ही, लेकिन साथ में यहाँ क्या और आ गई, त्रिज्या और आ गई। इस कोण को निकालने के लिए क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। इसीलिए कोणीय संवेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, mvr से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको बता दिया संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और किसमें पथ में निकलता है, सीधे पथ में। जबकि कोणीय संवेग किसमें निकलता है, रेखीय पथ में। और इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है नाभिक के चारों ओर, वो कैसा होता है,
वो होता है अपना वृत्ताकार पथ, अर्थात यहाँ से किसको लेना पड़ेगा, त्रिज्या को लेना पड़ेगा। तो MBR समझ में आ गया अपने पास। चलिए अब अपने उसी पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ से अब इन कक्षाओं में वो क्या कह रहा है, इन कक्षाओं में, कक्षा कौन सी की बात हो रही है बच्चों, इसकी बात हो रही है ना। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग समझ में आ गया। M, V और R का मतलब कितना होता है, H/2 होता है, H/2 पाई। H लिखा है बच्चों, N नहीं लिखा, क्या लिखा है, H। अब ये H क्या चीज होती है बच्चों, H होता है प्लांक स्थिरांक। प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह स्थिरांक दिया। इसकी वैल्यू हालांकि आपके सब्जेक्ट में नहीं है इस वक्त, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। ये इसकी मात्रा, इसका वैल्यू होती है जो आपको काम में नहीं लेनी है। बाकी चीजें देख लेते हैं क्या से क्या चीज है अपनी। यहाँ से M का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। R का अर्थ क्या है, कक्षा की त्रिज्या। 2 H बता दिया प्लांक स्थिरांक, 2 अपना स्थिर है, और पाई कितना होता है 3.14। ये तो आप जानते हैं पाई 3.14। अब इलेक्ट्रॉन केवल उन एनर्जी लेवल में, उन ऑर्बिट्स में ही मूव कर सकता है जिसका कोणीय संवेग NH/2 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि MBR बराबर क्या हो, NH/2 हो, जहां N की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। N की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। अगर आपने N की वैल्यू 1.5 रख दी तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका जो गुणक है वो H/2 का ही गुणक होना चाहिए। N की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो वैल्यू क्या आएगी, H/2। ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। देखें यहाँ से, ये अपन ने इस वजह से ले रही हूँ बच्चों, यहाँ पे पेज अपना खाली है तो यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। तो अपना देखो यहाँ से क्या था, MVR बराबर NH/2 यही है। अगर N की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहां से क्या होगा अपने पास, वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अगर आपने N यहां से हटा दिया, अगर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो H/2 आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से अपन N नहीं लेते हैं, ठीक है, N बराबर कितना रखते हो आप, 2 रखते हो, कितना रखोगे 2, तो यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, N की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, NH था ना ये, N की वैल्यू 2 रखोगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, H/पाई उसी का गुणक हो गया। N बराबर क्या रख सकते हो, 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3H/2 अर्थात H/2 का तो गुणक आ रहा है यहाँ से, लेकिन अगर आपने 1.5 रख दिया या 2.5 रख दिया तो ऐसे नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो H/2 की ही गुणक होनी चाहिए। तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ। देखिए यहाँ से आप इंग्लिश में भी इसको एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोणीय संवेग को इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट MVR इक्वल्स टू H/2 हेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ही ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंट क्या होगा, NH/2 के इक्वल होगा, जो अभी अभी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। किसके इक्वल होगा, NH/2 के इक्वल, या फिर इसी का ही मल्टीप्लिकेट होना चाहिए हमारे पास। देखिए यहाँ से 6 पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द बोर देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन डिफाइनाइट ऑर्बिट। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा कैसी है, डिफाइनाइट है, इसकी एनर्जी कैसी है, डिफाइनाइट। अगर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी है और इस एनर्जी लेवल की भी एनर्जी उतनी ही है। दोनों की एनर्जी अगर मैच हो गई तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी नहीं। क्यों नहीं घटेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कि ऐसा मैंने क्यों कहा। अब आप एक बात बताइए मुझे यहाँ से, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है अपना, जैसे मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है अपने पास जो इसमें चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर दी, लेकिन इसकी एनर्जी जितनी है उतनी एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी ही रहेगी। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस तभी करता है या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो इस एनर्जी लेवल से क्या हो, कम हो। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना, और वो ज्यादा वाली में चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए इसकी एनर्जी तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या होगी, लेनी पड़ेगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है,
ज्यादा है लेकिन इस वाले लेवल की एनर्जी क्या है, कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और अपनी एनर्जी लेवल की एनर्जी, अपनी कक्षा की एनर्जी अगर मैच हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी लेवल में चला गया, आपको सबको पता है, ये अपन ने अभी अभी बात करी है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, दोनों की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। 2 की एनर्जी ज्यादा है और 1 की एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, अगर इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी लेवल का है तो इलेक्ट्रॉन में कोई डेफिनेट अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक से दूसरी में चला गया और इसकी एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो उसको अपनी एनर्जी इससे मैच करनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी 2 लेवल की एनर्जी इससे मैच करनी पड़ेगी। उसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से देख लिया, अगर दोनों की एनर्जी सेम मैच होती है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ से अपना 7th जो है पॉइंट वो इसी को कहता है, यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है, ये इलेक्ट्रॉन है अपना और ये अपना है एनर्जी लेवल। यहाँ इलेक्ट्रॉन है अपना, ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एनर्जी को ले लिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या पड़ी, लाइट पड़ी, मान लीजिए सनलाइट पड़ी, या इसको हमने थोड़ी सी एनर्जी इसको दे दी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, अब आप बताओ ये यहीं रह जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलती है, अगर आपको एनर्जी दे दी जाए, ठीक है, आपको ग्लूकोन डी पिला दी जाए, तो आप क्या करोगे, एनर्जी आ गई, मतलब बच्चा अब क्या कर सकता है, भाग सकता है। ऐसा ही तो होगा ना। इसी तरह से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को भी ग्लूकोन डी दे दी, मतलब इसको एनर्जी दे दी, तो अब ये टिकेगा थोड़ी, ये क्या करेगा, जो दूसरा एनर्जी लेवल होगा ये उसको क्रॉस करके दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो यही वो करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एनर्जी मिली, वैसे ही क्या करेगा, ये दूसरे एनर्जी लेवल में, मतलब अपने से ज्यादा वाले में चला जाएगा। ज्यादा मतलब हाई एनर्जी लेवल, हाई मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हाई वाले पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, हाई वाले पर है, और इसमें से एनर्जी क्या करी, निकाल ली। मान लीजिए आपसे कह दिया काम करके आइए धूप में जाकर, आपकी एनर्जी क्या होगी, डाउन हो गई। आप क्या करेंगे, थक के बैठ जाएंगे या फिर छाया की तरफ आ जाएंगे, यही करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन भी यही करता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, खत्म होने लगती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जन करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अपनी में से एमिट करने लगता है, बाहर निकालने लगता है, तो वह वहां से ऊंचे ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, नीचे में, मतलब हाई से कहाँ जाता है, लो में आ जाता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा इसी ऊर्जा के एड्जॉर्प्शन और एमिशन, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। बच्चों अभी हम स्पेक्ट्रम वाली लाइन, ये लास्ट वाली लाइन मैंने पढ़ी ना, अभी हम इस लाइन पे बाद में आएंगे। पहले हम यहाँ तक का एक्सप्लेन कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को दे रहा है। देखिए यहाँ से एक बार हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझ, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इट मीन्स कहाँ से जा रहा है, 2 से कहाँ जा रहा है, 3 में जा रहा है। 2 से 3 में कब जाएगा, जब इसको क्या मिली है, एनर्जी मिल गई है। तो ये कहाँ गया, लो लेवल से कहाँ चला गया, हाई लेवल पे। लो लेवल से कहाँ चला गया बच्चों, ये हाई लेवल पे चला गया। अब क्या कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन। इसका मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, ये खुद देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं इसे नंबरिंग कर देती हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3। इट मीन्स ये 2 है और ये कौन सा है, अपना 3 है। यहाँ से इसको अपन हटा देते हैं, जो जो यहाँ पे अपने पास डायग्राम में है उसी को काम में लेंगे यहाँ से, है ना। तो देखेंगे आप यहाँ से, ये देखिए इस वक्त ये 2 में है और ये 3, अर्थात पहले तो 3 में है, 3 से कहाँ गया, 2 में। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा क्या कर दी, अपने से बाहर निकाल दी, अपने से बाहर फेंक दी। जैसे ही बाहर निकाली तो ये हाई लेवल से कहाँ आ गया, ये देखिए हाई लेवल से कहाँ आ गया, ये लो लेवल में आ गया। तो ये वही बस बच्चों अपने वाला ही फंडा है। कैसे है कि आपको क्या करा, आपको खाना खिलाया, तो आप क्या करे गए, आपको खाना मिलते ही आपको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलते ही लो लेवल से कहाँ पहुंच गए, हाई लेवल पे पहुंच गए। लेकिन आपसे काम करा लिया, आपसे ऊर्जा बाहर निकाल ली, तो आप पूरी फुल एनर्जी पे थे, लेकिन काम करवा लिया आपसे, आप हाई से कहाँ गए, लो लेवल पे आ गए। वही इलेक्ट्रॉन का हिसाब है कि अगर ये इसको एनर्जी दे दी जाती है तो लो से हाई पे पहुंच जाता है, और इससे एनर्जी खींच ली जाती है तो हाई से कहाँ जाता है,
लो पे आ जाता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन मतलब एमिशन। ओके स्टूडेंट्स, लो से हाई और हाई से लो का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैंने वहां से आपको पढ़ाया था, 7th जो पॉइंट था अपना, वो क्या कह रहा था कि स्पेक्ट्रम में, अब देखिए ये n बराबर ये 1 है, ये वाला अपना 1 है ऊपर वाला, है ना, फिर ये 2 है और ये कौन सा है, 3 है। देखो नंबर से आ रहे हैं 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ये 7। जैसे जैसे मान लीजिए ये वाला जो है अपना 7 वाला कहाँ गया, 1 में, ऐसे ही 6 वाला कहाँ गया, 1 में, 5 वाला कहाँ गया, 1 में, और 5 ऐसी 4, फिर 3, फिर 2, सारे के सारे। इट मीन्स हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ से वो देख लेते हैं। 7 नंबर में जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे कहाँ गया, 1 में, ये देखिए 7 से कहाँ गया, 1 में। इसी तरह से 6 से कहाँ गया, ये 1 में, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना 4 ही नहीं होते, देखो 4 से ज्यादा दिखा रहे हैं, 5 6 7। फिर 5 में देखिए 5 से कहाँ गया, 1 में। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो फिर देखिए इस तरह से लाइनें हमको दिखाई देती हैं। ये देखिए 1 2 3, हमें लाइन्स दिख रही हैं, इस तरह की लाइन्स हमको दिखाई देती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये अपने पास नाभिक है, ये अपना एक एनर्जी लेवल और ये दूसरा एनर्जी लेवल। जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये लाइन दिख रही है, इसी से स्पेक्ट्रम बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसी के साइड में आपको एक डायग्राम और दिख रहा है बच्चों। ये डायग्राम आपको और क्लियर समझाने के लिए लगाया गया है। कैसे, ये जो अपने पास मान लीजिए आपके पास ये वाला अपने पास वृत्ताकार पथ है, अगर मान लीजिए मैं इसको बीच में से काट दूं, ये मैंने काट दिया बीच में से, आप इसको खोलेंगे, आप जैसे इसको खोलेंगे तो कैसी लाइन बनेगी बच्चों, आप खुद ही मुझे बताइए, लाइन कैसी बनेगी। यहाँ से ये लाइन अपनी बनेगी कैसी, सीधी लाइन बन जाएगी। वही सीधी लाइन यहाँ से दिखाई हुई है। ये एनर्जी लेवल 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ये 1 2 3 4 5 6 7 जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये बच्चों यही वाली चीज है जिसको किससे दिखाया गया है, सीधा करके दिखाया गया है। और लाइन्स आप देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, यहाँ से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, ये देखो। तो इसके बाद जितनी भी आपको दिख रही हैं, जब इलेक्ट्रॉन 7 वाले से नीचे 1 वाले में आ रहा है, तो यहाँ इस कंडीशन में एक लाइन स्पेक्ट्रम हमको दिख रहा है। और इसी ये जो लाइंस दिख रही हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया बच्चों, यहाँ से इसी को हमने नाम दिया स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया इसको हमने, स्पेक्ट्रम। और ये लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड इनको नाम दिए गए कि अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आता है तो लाइमन है, अगर सारी जो अपनी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेवल 2 पे आते हैं तो इसको बामर कहते हैं, अगर ये 3 पर आते हैं तो इसको हम पास्चन कहते हैं। टेंशन मत कीजिएगा, ये जो अपने लाइमर, बामन, पास्चन है ये 10th क्लास में अपना नहीं है, ये 11th क्लास का पार्ट है आपका। लेकिन हमने यहाँ पर इतना जान लिया कि स्पेक्ट्रम वास्तव में होता क्या है। यहाँ से हमने बोर परमाणु मॉडल जो था अपना, बोर एटॉमिक मॉडल, उसके 7 पॉइंट हमने पढ़ लिया है। बच्चों फिर से कह रही हूँ, नोट डाउन करने की नीड नहीं है, इस स्लाइड से आपको सारे पॉइंट्स आपकी बुक में एज इट इज मिल जाएंगे, आप सिर्फ यहाँ पे समझिएगा इन पॉइंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल में भी क्या कुछ कमियां रह गई थी, क्या बोर मॉडल भी विफल हो गया था क्या, जैसे रदरफोर्ड हो गया था। बच्चों एक मॉडल कभी भी पूरे मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम के। देखिए इसमें क्या क्या रहेगी। फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा बोर का मॉडल। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वृत्ताकार पथ में गति करता है। इसने जो कक्षा बताई थी बच्चों, ये द्विविमीय आकृति बताई थी, जबकि मैं आपको बता दूं ये जो कक्षा जो होती है ये वृत्ताकार पथ पे नहीं होता, ये जो होती हैं ये गोलाकार होती हैं। और गोले और वृत्त में एक ही अंतर है, जो गोला होता है उसके अंदर हाइट भी होती है, अर्थात गोला जो होता है वो त्रिविमीय आकृति में आता है, जबकि वृत्त किस में आता है, 3D में आता है। ठीक है, तो यहां से इसने वृत्ताकार पथ बताए थे, जबकि वृत्ताकार पथ के साथ साथ यहाँ पर गोलाकार पथ की भी बात की जाती है। यहाँ पर कक्षा के साथ साथ एक शब्द और चलता है आगे जाके, वो होता है कक्षक।
लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम। परमाणु, तो यहां से उसने एक्सप्लेन क्या किया कि रैखिक स्पेक्ट्रम एक से ज्यादा लाइन में बटा हुआ होता है, एक लाइन में नहीं होता है। ये एक लाइन जो होती है ये बहुत सारी लाइनों में बटी हुई होती है। बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एटम को रख दिया जाए तो एक लाइन बहुत सारी लाइनों में बट जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से अपना परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर पाया। हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम अगर आपस में मिल जाएं तो यहाँ से हाइड्रोजन H2 का अणु बन जाता है। और ये H2 का अणु कैसे बना ये बोर नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब आपस में बने H2 का अणु बना, तो ये किस प्रकार केमिकल बॉन्डिंग होती है इस चीज को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इतनी सारी जो ड्रॉबैक्स थी वो बोर के मॉडल में रह गई थी जिन्हें बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो बच्चों, आपके जो अपना सिलेबस है 10th का उसमें बोर मॉडल तक ही है। इसके बाद की व्याख्या किसने करी थी, नाम बता जाती हूँ। उसके बाद की व्याख्या की थी बच्चों सोमरफील्ड ने आया था। सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने बोर की कमियों को दूर किया था। फिर सोमरफील्ड के बाद भी ये जो मॉडल थे ये सारे इलेक्ट्रॉन को कण प्रकृति मानते थे। बाद में श्रोडिंगर आया जिसने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन अपने सिलेबस में कहाँ तक है, बोर परमाणु तक ही है। तो यहाँ से एटॉमिक मॉडल जो होते हैं वो आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। आगे की चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 10th क्लास आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद 11th में आपकी पूरी साइंस में ये चीज कंप्लीट है कि वास्तव में एटॉमिक मॉडल जो था वो पूरा क्या था, कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने पास क्लियर हो पाया पूरा मॉडल, इसकी कमियां कैसे दूर हुई आगे जाके। चलिए नेक्स्ट अपन वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे डोबेराइनर से। डोबेराइनर का ट्रायड पढ़ेंगे यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से एक चीज मुझे लगी वो मैंने आपको बता दी। नोट डाउन करने की नीड यहाँ से नहीं है। आपके पास बुक्स अगर अवेलेबल हैं तो बुक्स में एक एक पॉइंट आपका दिया हुआ है। आप सिर्फ स्लाइड से यहाँ से क्या करिए, वीडियो को समझिए और फिर उसके बाद बुक से अपना लर्न कर सकते हो। आपकी मेहनत भी बचेगी, आपको अच्छा समझ में भी आएगा। वीडियो से पढ़ने का फायदा मैंने आपको बता दिया, डायग्राम से और अच्छा क्लियर आप समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको कैसा लग रहा है पढ़ना जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको ताकि आसानी से मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।